प्रेमचंद जी को नमन और आप सभी को प्रणाम। अनुज भैया ने बताया मेरा नाम विकास है, वो विकास नहीं जो वहाँ लिखा हुआ है। विकास तिवारी नाम है मेरा। मैं बस्तर में एक बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल है मेरा, बस्तर टॉकीज़। उसमें रिपोर्टिंग करता हूँ, बस्तर के इलाकों में घूमता हूँ। सबको सुन रहा था, जसीता दीदी हैं और नंदिनी मैम ने भी कहा विकास, विस्थापन और आदिवासी। मुझे लग रहा था यहाँ जब मैं बैठ के सबको देख रहा था कि कितने पढ़े लिखे लोग, सुधार्थी लोग यहाँ पे हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना शोध है सभी के पास में। काश बस्तर से किसी सोमारू, सोमड़ू, मंगड़ू को भी लेके आता तो शायद वो देखते कि उनके बारे में कितना चिंता कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और दिल्ली जो पूरा देश चलाती है, कितना दुखद है कि एक कमरे की पूरी कुर्सियाँ नहीं भर पाई हैं आदिवासियों के लिए। ये भी एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि आदिवासियों के लिए और भी लोगों को आना चाहिए था इस विस्थापन के विषय पर सुनने के लिए, कम से कम अपने विचार रखने के लिए। आदिवासी और विकास और साथ ही साथ विस्थापन, ये तीनों चीज़ें आपस में इतनी गुत्थम गुत्थी हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जसीता दीदी ने अपनी कविता में कहा कि डॉक्टर नहीं आते हैं अस्पताल में, टीचर नहीं आते हैं स्कूलों में। बस्तर में आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ तक सड़कें ही नहीं होती। सड़कें नहीं होती तो व्यवस्थाएं नहीं पहुँचेंगी, व्यवस्थाएं चाहिए तो सड़क चाहिए, और सड़क बनेगा तो सरकार की मंशा गलत हो जाती है। सिलगेर के जिस आंदोलन की बात नंदिनी मैम ने की थी, वो एक सड़क के निर्माण के लिए सीआरपीएफ का कैंप लगाया गया था। नक्सल प्रभावित इलाका था। जब भी सड़कें बनती थी तो माओवादी वहाँ पे गाड़ियों को आग लगा देते थे और सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न करते थे। माओवादियों का ऐसा मानना था कि अगर सड़क बनेगी तो फोर्स आएगी और माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए जाएंगे। सरकार को फोर्स लगाना पड़ता था। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, मैं सोच रहा था अभी जब जंतर मंतर में स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है, जब वो सफल हुआ और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जब उन पर लाठीचार्ज हुई और ये पूरे देश में चर्चा का विषय हुआ, तो मैं सोच रहा था कि बस्तर के आदिवासी जब जंगल में अपने ज़मीन का हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन पर गोलियां चला दी गई, तो इसके लिए जंतर मंतर में धरना क्यों नहीं हुआ। और आज दिल्ली में अगर आदिवासियों के विस्थापन पर चर्चा हो रही है तो ये सुखद है कि शायद ये चर्चा कभी जंतर मंतर तक पहुँचे और शायद हमारे बस्तर में बनने वाले उस बोधघाट परियोजना पर लोगों का ध्यान जाए, जिसमें 50 गांव डूब जाएंगे, लगभग 5000 लोग बेघर हो जाएंगे। शायद पोलावरम पर ध्यान जाए, जिसमें दोरला जनजाति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और इस पे भी जो गुत्थम गुत्थी वाली बात कही मैंने कि सरकार अपना पक्ष रखती है कि हम जो कर रहे हो देश के विकास के लिए, कल्याण के लिए कर रहे हैं और आदिवासियों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि आप जिसके लिए कर रहे हैं कभी उससे पूछते क्यों नहीं। अगर आप आदिवासियों से पूछेंगे तो हर किसी को लगता है कि आदिवासी विकास विरोधी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने आदिवासियों के बीच रह के जितना उनसे सुना है, समझा है, पूछा है, जितना जाना है, तो पता चला है कि वो भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि कलेक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। डॉक्टर बन के उनके गांव में किसी गर्भवती महिला को मरने से बचा लें। वो भी चाहते हैं उनके गांव तक सड़क आए, लेकिन वो चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी ना हों, क्योंकि चौड़ी सड़कें सरकार की गलत मंशा को प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि इसके पहले के सारे उदाहरण ऐसे रहे। सरकार ने चौड़ी सड़कें बनाई हैं और खदानों का उत्खनन किया है, और उत्खनन करने के बाद उन आदिवासियों की जमीन जो छीनी गई है उन्हें कभी पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं दिया। देखिए, आदिवासियों के बीच रहते रहते मैं भी कितना डरा सा महसूस कर रहा हूं कि बोल रहा हूं तो मेरी जबान लड़खड़ा रही है। बस्तर के आदिवासी कभी अपनी बात बोल भी नहीं पाता इसी तरीके से। नंदिनी मैम ने तो किताब लिखी है और आशुतोष भैया ने भी किताब लिखा है। बहुत लंबा समय इन्होंने बस्तर में बिताया है, बहुत गहन अध्ययन किया है आदिवासियों पे। मुझसे ज़्यादा रिसर्च है इनके पास। मैं तो बस उनके बीच रहता हूँ, मेरे पास बहुत शब्द नहीं है उनकी इस व्यथा को बता पाने के लिए। और कितना दुखद है कि ब्राह्मण आदिवासियों का दर्द बता रहा हूँ, कोई आदिवासी नहीं है मेरे साथ यहाँ पे। विस्थापन पर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं वो अभी सुने पर कितनी बातचीत होगी, पता नहीं इस पर क्या फॉलोअप लिया जाएगा। जब मैं यहाँ दिल्ली आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, क्या जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, कल जब बोधघाट परियोजना बनेगी और 50 गांव डूबेंगे तो क्या ये लोग आकर खड़े होंगे कि? मेरा एक भाई है जो अंग्रेजी में आर्टिकल लिखता है और
बस्तर पे कई बार लिखता है। तो मैं उससे पूछता हूँ, तुम यार अंग्रेजी में आर्टिकल लिखते हो, बस्तर के आदिवासी पढ़ ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चलता उनके बारे में कौन लिख रहा है। दिल्ली में बातचीत होती है और बड़े बड़े लोग उस पर डिस्कस करते हैं, दूसरे दिन फिर अगले आर्टिकल पर बातचीत होती है, कल के आर्टिकल पर कोई फॉलोअप नहीं होता। बस्तर में एक 7 बच्चे के बाप को नक्सली बोल के मार दिया जाता है, जबकि वो सरकारी रसोइया होता है और उस पर रिपोर्ट की जाती है, लेकिन वो बात दिल्ली तक नहीं पहुंचती। बस्तर के लाखों आदिवासी सलवाजुड़ू में विस्थापित हो गए हैं, उनको वापस लाने के लिए, उनके ज़मीन में लाने के लिए कभी कोई बातचीत नहीं होती। आने वाले समय में भी बस्तर में जिस तरह से विकास की गाथाएं लिखी जाएंगी, निश्चित ही तौर पर लाखों आदिवासी विस्थापित होंगे और उन आदिवासियों को विकास के रास्ते पर लाने के और मुख्यधारा में लाने की बातचीत के बहाने सरकार विस्थापित कर देगी बहुत आसानी से, लालच देकर, प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर, जो बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद सब तरीके से। लेकिन दिल्ली से ये बात वहां तक पहुंचेगी नहीं ना, वहां की बात यहां तक पहुंचेगी। तो आज अगर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि विकास, विस्थापन और आदिवासी, तो हमको वो रास्ता देना होगा सरकार को कि अगर आदिवासियों तक अस्पताल पहुंचाना है, आदिवासियों तक स्कूल पहुंचाना है, आदिवासियों तक शिक्षा पहुंचाना है, जो उनकी बेसिक जरूरत है और जरूरी है, तो उसके लिए सड़कों की आवश्यकता है, जिसे विकास का नाम दिया जाएगा, लेकिन सरकार उसको गलत मंशा से ना बनाए। आने वाले समय में अगर आदिवासियों को खेती करवानी है तो पानी की व्यवस्था के लिए बांध और डैम की आवश्यकता होगी भी, लेकिन उस डैम के लिए पोलावरम और बुद्धघाट जैसी परियोजनाएं ना बनाई जाएं, जिससे कि पूरी एक संस्कृति का नाश हो जाए। दरअसल सरकार के लिए विकास का जो मायना है वो ये है कि सड़क बना दिया जाए, कारखाने खोल दिए जाएं और आदिवासियों का समग्र विकास किया जाए, उन तक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले जाएं। लेकिन जिस तरीके से सरकार विकास करती है, मुझे लगता है कि सरकार के इस विकास से आदिवासियों का सिर्फ विकास नहीं, जो उनकी संस्कृति का विनाश होता है, जो उनके धरोहरों का विनाश होता है, उस पर कभी बातचीत नहीं होती। हमको लगता है कि कई बार आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है तो उन्हें घर दे दिया जाएगा, उन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा और बस बात खत्म, वो सुखद हैं, वो खुश हो जाएंगे। इस पर कभी बातचीत नहीं होती कि जब एक आदिवासी अपना घर छोड़ता है तो सिर्फ एक कच्ची झोपड़ी, टूटा फूटा झोपड़ा, एक छोटा सा मकान नहीं छोड़ता, वो अपने पुरखे पुरनिया देवी देवताओं की याद छोड़ता है, अपनी देवगुड़ियाँ छोड़ता है, अपने जंगल छोड़ता है। वो जंगल जो आपके लिए जंगल हैं, उनके लिए संस्कृति है, उनके लिए धरोहर है। एक बुजुर्ग से मैंने पूछा था कि दादा अगर मान लो जमीन छोड़नी पड़े तो आपको कैसा लगेगा? तो उसने मुझे सामने वाले पहाड़ को दिखाकर पूछा था, उस पहाड़ को देख रहे हो? क्या है उस पहाड़ में? मैंने कहा उस पहाड़ में लोहा है। उसने कहा नहीं, उस पहाड़ में हमारा देवता है। उसने कहा बस देखने का फर्क है, आपको लोहा दिखता है, हमको देवता दिखता है। जब आप हमको हटाएंगे तो आपको लगता है कि आप हमें समृद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कोई तैयारी नहीं। मुझे लगा कुछ तैयारी की जाए, फिर मुझे लगा जो देख रहा हूँ उसको बताने के लिए तैयारी की क्या जरूरत है? जो रोज देख रहा हूँ, जो आदिवासियों की स्थिति देख रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात कि आदिवासियों का जो शोषण करने की बात हुई, तो आपको पता है शोषण कौन करता है? शोषण जातिवाद करता होगा, इस पर अलग डिस्कशन है या अलग लोगों का नजरिया, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा ताकतवर व्यक्ति कमजोर का शोषण करता है। बस्तर में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 11 विधानसभा सीटें आदिवासी हैं, एसटी हैं। सभी में आदिवासी विधायक हैं, एक सांसद है वो आदिवासी है और वही अपने आदिवासियों का शोषण कर रहा है। वो भी नहीं चाहता कि वो आदिवासी जिसे कुछ पता नहीं है वो पढ़ लिख जाए, आगे बढ़े, क्योंकि उसे को पता है कि अगर वो पढ़ लिख गया तो कल वोट देने से पहले सवाल पूछेगा उससे। अभी पता है उसको कि मुर्गा और बकरा खिला देंगे तो वोट दे देगा, या उसको माटी क्रिया खिला दिए, मतलब कि जमीन का कसम खिला दिए तो भी वो वोट दे देगा और उसकी सरकार बन जाएगी। तो वो 11 विधायक भी आदिवासी हैं जो उनका शोषण कर रहे हैं। उनको पता है कि उन आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। उनको पता है कि वो जो आदिवासी जो मारा गया है वो नक्सली नहीं था, लेकिन वो फिर भी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर विधायक जाएगा तो शायद अगली बार उसको टिकट ना मिले। हर किसी का अपना लालच है। दूसरी चीज की नंदिनी मैम ने कहा कि मूलवासी बचाओ मंच एक बहुत शानदार संगठन था, लेकिन उस पर मैंने जो एक दूसरा रंग भी देखा कि बस्तर में जो माओवाद था, हालांकि माओवाद क्यों पैदा हुआ इस पर भी एक अलग बहस है
क्योंकि माओवाद के पैदा होने के पीछे भी मुझे लगता है सरकार की लापरवाही थी। क्योंकि जो माओवादी 80 के दशक में दंडकारण्य के जंगल में आए, वो रायपुर क्यों नहीं चले गए सीधे, दंडकारण्य क्यों आए? कारण ये है कि दंडकारण्य और बस्तर को अनाथ छोड़ दिया गया था। वहाँ के लोगों को केवल गिनतियों में गिना जाता था, वो भी कभी कभी वोट के लिए 5 साल में एक बार। और यही वजह है कि जब वहाँ कुछ भी नहीं था तो माओवादियों को जगह मिली और उन्होंने अपनी सरकार वहाँ पर खड़ी कर दी। लेकिन माओवादियों ने भी बस्तर के आदिवासियों को भरपूर लूटा, भरपूर मूर्ख बनाया, मुझे ऐसा लगता है। मूलवासी बचाओ मंच निश्चित ही तौर पर पढ़े लिखे बस्तर के आदिवासी युवाओं का मंच था, लेकिन उसी सिलगेर के आंदोलन में मैम मैंने अपनी आंखों से देखा है माओवादी लीडरों को, उनको पीछे से ब्रीफ करते हुए मैंने देखा है। कोंटा के विधायक, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तो मेरा नामकरण कर दिया था कि ये आबकारी वाला, ये सिलगेर वाला पत्रकार है, क्योंकि मैं हमेशा सिलगेर में ही रहता था। अधिकतर मैं कई बार 3-3, 4-4 दिन वहीं जाकर पड़ा रहता था उनके आंदोलन के बीच में। लेकिन उस मूलवासी बचाओ मंच के पीछे भी माओवादियों ने उनको, हाँ, लेकिन माओवादियों की मंशा यही थी। माओवादियों ने कहा था कि तुम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो, और जब देखना, जब तुम्हारी मांग पूरी नहीं होगी तब फिर आना हमारे पास, देख लेना क्या लोकतांत्रिक तरीके से तुम्हारी मांग पूरी होती है। और माओवादी यहाँ पे सही थे, क्योंकि मूलवासी बचाओ मंच के तरीके से जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सिलगेर में सीआरपीएफ कैंप का विरोध किया, तो उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। लेकिन माओवादियों ने भी बस्तर के आदिवासियों को भरपूर मूर्ख बनाया समय समय पर। बस्तर में जब माओवादियों के महासचिव बसवराजू को मारा गया, उनके साथ 27 लोगों को मारा गया। मैं 4 दिन तक मार्चरी में बैठा था नारायणपुर में, ये देखने के लिए कि बाकी के 26 लोग माओवादी बने क्यों, क्योंकि सारे आदिवासी थे। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या तकलीफ थी उनको कि वो सारे माओवादी बन गए? सबकी अलग अलग कहानी। एक लड़की मारी गई थी उसमें, एक महिला कैडर, उसके घर वालों ने बताया कि उसके घर में 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे और ठीक ठाक जमीन थी, अबूझमाड़ के बहुत अंदर में उनकी जमीन जायदाद और घर थे। तो माओवादी उनको लगातार प्रेशर देते थे कि घर से एक बच्चा चाहिए हमको, घर से एक बच्चा चाहिए। जब लगातार ये दबाव दिया जाने लगा तो तीसरे नंबर की बेटी आखिर में थक कर हार गई और उसने अपने माँ बाप से कहा कि इतना जमीन और खेत बाड़ी छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ कुली मजदूरी करेंगे। एक काम करती हूँ, मैं संगठन में चली जाती हूँ, आप लोग आराम से कम खेती बाड़ी कर लीजिएगा। वो बच्ची संगठन में चली गई, उसकी कोई जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं थी, मजबूरी थी कि संगठन में अगर नहीं जाएगी तो परिवार नहीं बचेगा। 2 साल के बाद बसवराजू के साथ वो मुठभेड़ में मारी गई। पूरा देश उसको गद्दार बोल रहा था कि माओवादी, लेकिन किसी ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि अगर सरकार उसको सुरक्षा की भावना पैदा करती कि तुम माओवादियों का विरोध करो, हम तुमको मरने नहीं देंगे, तो शायद वो माओवादी नहीं बनती। बस्तर में लगातार पैदल घूमते 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 मेरे जहन में एक बात समझ में आई, हर किसी की कहानी सुनते सुनते, कि बस्तर में जंगल है, जंगल में पेड़, और पेड़ के हर पत्ते पे कहानी है, पर उस पर धूल जमी हुई है। आप धूल साफ करेंगे, कहानियां सामने आ जाएंगी। बोलने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे अनुभव है। 4 साल 5 साल से, लगभग 2021 से पत्रकारिता में बहुत नया हूँ मैं। पत्रकारिता के एथिक्स को बहुत नहीं जानता, पत्रकारिता में डेटा कैसे खंगाले जाते हैं नहीं जानता हूँ मैं, किताबें नहीं पढ़ता हूँ मैं। लेकिन नहीं पढ़ते पढ़ते एक बात समझ में आई कि आप किताब पढ़ रहे हैं, मैं किरदार पढ़ रहा हूँ। आप बार बार पढ़ रहे हैं, मैं हर बार पढ़ रहा हूँ। मैं हर बार नए लोगों को पढ़ता हूँ, हर आदिवासी को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, हर आदिवासी की कहानी जानने की कोशिश करता हूँ। तो उसको देखते देखते समझ में आ रहा है, और जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ। और ये बता रहा हूँ कि बस्तर में अभी और विस्थापन होंगे। उनके लिए जब सरकार कोई कानून लाएगी, सरकार को जो करना होगा वो कर लेगी, यही सत्य है, चाहे सरकार कोई भी हो। ये चीज़ मैंने हसदेव में भी देखी है। हसदेव में जंगल कट रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी। जब मैं वहाँ रिपोर्ट करने पहुँचा हुआ था तो बहुत सारे आदिवासी आंदोलन में बैठे हुए थे। मैंने उनकी रिपोर्ट की और वापस लौटा। हालांकि जंगल कटने से बच तो नहीं पाए, कटे। सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो मुझे लगा अभी नहीं जाऊँगा तो लोग ये ना बोलने लगे कि बीजेपी का आदमी है। मैं फिर से गया हसदेव में, तो आश्चर्य वाली बात थी कि कांग्रेस की सरकार में जो आदिवासी धरने पर बैठे थे उसमें से आधे आदिवासी अडानी का टी-शर्ट पहनकर मुझे रोक रहे थे रिपोर्टिंग करने से। बोल रहे थे कि क्या चाहते हो, हम जीवन भर लंगोट पहन के घूमें? क्या हमारा विकास नहीं होना चाहिए? क्या
हमारे बच्चे कार में ना घूमें, अगर हमको मुआवजा मिल रहा है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बस्तर से दौड़ कर चले आए हो विरोध करने, आप नहीं चाहते आदिवासियों को विकास हो। अब उनके दिमाग में किसने भरा नहीं पता, या उनके मन में लालच किसने भरा, क्या पैसे का लालच है नहीं पता। वहीं उन्हीं के बीच में कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जिनसे मैंने बातचीत की कि दादा जब लाखों का मुआवजा मिल रहा है तो ले क्यों नहीं लेते हो। तो उसने कहा कि बाबू अगर 20 लाख रुपए भी मिलेंगे तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पेड़ हैं ना, जो जहाँ से तेंदू के पत्ते आते हैं, जहाँ से महुआ हम बीनते हैं, ये हमारी आने वाली कई पीढ़ियाँ यहाँ से महुआ बीनेंगी, कई पीढ़ियाँ यहाँ से पत्ते तोड़ेंगे। हम अमीर ना बन पाएँ, भूखे तो नहीं मरेंगे हम। ये जंगल हमको पालेगा, हमको पालेगा, हमारी पीढ़ी को पालेगा, हमारी 7 पुश्तों को पालेगा, इतना तो गारंटी है। लेकिन वो 20 लाख रुपए तो शायद हो सकता है मेरे से ही बर्बाद हो जाए। तो हर किसी की अलग कहानी है, विस्थापन पर अलग अलग बहस है, और मेरी कोई तैयारी नहीं है। जो मेरे समझ में आया लड़खड़ाती जबान से जो मैंने बोला उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और एक गुजारिश जरूर करूंगा कि दिल्ली में अगर हम आदिवासियों के विस्थापन पर जिक्र कर रहे हैं तो इस चर्चा को आज शाम को 7:30-8 बजे के बाद छोड़ ना दिया जाए, इसको उस दम तक खींचा जाए जैसे कि कॉकरोच का आंदोलन आखिरी तक चला। बस्तर के आदिवासी या पूरे देश के आदिवासी, क्योंकि मैं एक चीज़ देखता हूँ कि पूरे देश में विकास जब भी होता है तो मरता आदिवासी है, विस्थापन आदिवासियों का ही होता है। शहरों का विस्थापन कभी नहीं होता, गाँव का विस्थापन होता है, जंगल काटे जाते हैं, कंक्रीट के जंगल लगाए जाते हैं, लेकिन खड़ा कोई नहीं होता उनके लिए। तो जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसको और आगे तक ले जाया जाए। मैं तो बहुत छोटा सा नुमाइंदा हूँ इस कड़ी का, मेरी जब तक औकात रहेगी या स्थिति रहेगी मैं इस पर बोलता रहूँगा जहाँ तक आवाज़ जाएगी। लेकिन जितने लोग हैं अगर सारे बोलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि मैं तो केवल बस्तर की बात कर रहा हूँ, तो शायद वहाँ के आदिवासियों का विस्थापन ना हो पाए। अगर हो भी तो उनके लिए एक बेहतर भविष्य जो उनके हिसाब से चुना जाए वो संभव हो पाएगा। क्योंकि जंतर मंतर में जो फैसला आया तो उसने एक उम्मीद बंधाई है कि अगर आप पूरे दिल से अगर विरोध करेंगे लोकतंत्र के साथ में मिलकर तो निश्चित ही तौर पर शायद सफलता मिल पाए। बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने बोलने में, मुझे पता है, और आप लोगों को लग भी रहा होगा। मैं सभी से माफ़ी मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद।